एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस यानी कि पार्ट 1 में आउटसोर्सिंग यानी कि और भी टॉपिक डिस्कस किए इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में। फिर हमने आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ी। आउटसोर्सिंग क्या है? ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन करता है एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए। जैसे एग्जांपल, कहीं पे शादी हो तो वहाँ की जो पूरी कह सकते हैं कैटरिंग का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे कितनी मैन पावर चाहिए, किस तरीके से सप्लाई करना है लोगों को, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक जो पर्सन के पास होता है वो लोगों को क्या करता है, एक एजेंसी के थ्रू, स्पेशलाइज एजेंसी के थ्रू लोगों को मैन पावर प्रोवाइड कराता है। तो चाहे वो सैनिटरी केयर प्रोवाइड कराए, बड़े बड़े मॉल्स में लोगों को प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉय, फिर चाहे वो हाउस होल्ड के लिए आप आज के टाइम में बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ है जो मेड्स प्रोवाइड कराती है, नौकरानी प्रोवाइड कराती है, वो भी एक तरीके का आउटसोर्सिंग हो गया। अगर हम जब बात करते हैं डिफरेंट, जैसे अब बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनी है, वहाँ पे भी यही सिस्टम चलता है, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो कोई स्पेशलाइज़ अगर कोई आईटी डिपार्टमेंट का है, तो वो भी एजेंसी के थ्रू जाता है। एंड देन अगर कोई भी अगर हाँ लीगल टर्म्स की बात करें तो बड़े-बड़े प्राइवेट फर्म्स है, वो भी एक तरीके का आउटसोर्सिंग होता है। तो आई होप आपका आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके डिटेल में, क्योंकि हमने कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस किए उसको हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की, फिर मीनिंग की बात की, फिर एग्जांपल्स दिए उसके। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, शॉप्स, malls, housing societies, offices, outsources, facilities like canteen, sanitation, security, birthday celebration, वेडिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर नीड, ऑर्गेनाइजेशन की आउटसोर्सिंग की नीड क्यों है? क्योंकि मैन पावर को सप्लाई करना होता है, जहाँ पे स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उन सारी चीज को। और मेन कोर क्या होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड कराना। एडवांटेज हमने पढ़े थे, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज से डिसएडवांटेज के बारे में। पार्ट 2 में हम डिसएडवांटेज की आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ कस्टमर फोकस। लैक ऑफ कस्टमर फोकस इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है, जब सीजन का टाइम होता है ना, तो जो वेंडर्स होते हैं उनके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन आती है। क्यों? क्योंकि उनको एम्प्लॉयज चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन में उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे ना होते हुए मल्टीपल नीड्स को फुलफिल करना होता है। इसीलिए यहाँ पे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो सफर करता है कहीं ना कहीं। दूसरा आता है, सेकंड डिसएडवांटेज है थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियली। आपने भाई ऐसे बंदे को हायर कर लिया है जो थोड़ा सा हिला हुआ इन द सेंस, आपसे आर्ग्यूमेंट हुए तो आपकी चीजों को बाहर स्प्रेड कर देगा, या आपकी कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी एक आती है, डिसएडवांटेज ये एक बड़ा है। देन थर्ड है डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस। अब यहाँ पे अब मैंने अब वही बताया कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे एक मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, जो डिलीवरी होती है उसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, बहुत टाइम हो जाता है, काइंड ऑफ चीज है। तो डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस भी यहाँ पे एक बड़ा डिसएडवांटेज है। देन एथिकल इश्यूज की बात करें तो यहाँ पे जैसे एथिकल इश्यूज नहीं है, बिकॉज taking away employment opportunity from own countries and when function is outsourced to a company from another country। अब यहाँ पे आउटसोर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि कंट्री के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, कंट्री के बाहर भी सर्विसेज क्या की जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी कि बाहर के देश से भी लोग आते हैं हमारे देश में वर्क करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज डिस और क्या एथिकल इशू है ना। एथिकल इशू में सबसे बड़ा एथिकल इशू यहाँ पे ये हो जाता है कि अभी मैंने आपको बताया कि बाहर के लोग आके हमारे कंट्री में जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको सफर करना पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर अदर डिसएडवांटेज क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पुअर क्वालिटी एंड डिले सर्विसेज। अब इसके 3 टाइप है, पहला है बीपीओ, दूसरा है केपीओ और तीसरा है एलपीओ। बीपीओ क्या है? बेसिकली यहाँ पे कॉल सेंटर रिलेटेड यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि कॉल सेंटर टाइप यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती है। केपीओ में क्या होता है? नॉलेज प्रोसेस होता है,
नॉलेज बेस्ड चीजें होती है। स्पेशलाइज जैसे अब कोई अकाउंटेंट के लिए स्पेशलाइज टीचर है तो वो अकाउंटेंट ही पढ़ाएगा, कोई इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड है तो एक वो तो वहाँ पे हर डिफरेंट डिफरेंट, अब सेल्स के लिए स्पेशलाइज अलग होता है, देन कह सकते हैं कि बैक ऑफिस के लिए स्पेशलाइज पर्सन अलग होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिफरेंट है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्पेशलाइज लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना इज द पार्ट ऑफ यू कैन से केपीयू। एलपीयू में लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब बीपीओ क्या है? बीपीओ इज बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क सम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सेव मनी वाइल केपीओ इज सबसेट। अब केपीओ क्या है? एक तरीके का सबसेट, यानी कि एक अलग उसका 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 ही पार्ट है, बट बीपीओ क्या है? यहाँ पे थर्ड पार्टी को सर्विस प्रोवाइड कराता है। एंड केपीओ इंक्लूड नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि केपीओ और बीपीओ में क्या डिफरेंस होता है और एलपीओ में भी क्या डिफरेंस होता है। So business process outsourcing or BPO is a business practice in which one organization hire another company to perform tasks, and that the hiring organization required to operate its own business successfully. Meaning की बात करें तो BPO क्या है? Is a subset of outsourcing that involve the contracting of the organization of operation and responsibility of specific business process with a third party को सर्विस प्रोवाइड कराना एक काम है बीपीओ का। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे हर कस्टमर केयर होते हैं, हर कस्टमर केयर सेंटर होता है हर बैंक का, वो सर्विस प्रोवाइड कराता है उसके कस्टमर्स को, है ना। जैसे अभी आपको इमरजेंसी में आपके पैसे कट गए, अब आप कहाँ कॉल करेंगे? आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, एचडीएफसी बैंक को, कि मेरा पैसा इतना कम हो गया है, तो काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं बीपीयू। अब इसका एडवांटेज क्या है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट लाता है, जैसे कि एजुकेट और स्किल्ड जो लोग हैं वो परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट देखा जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि बीपीओ बहुत तरीके से रिसोर्सेज का जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उनका अच्छे वे में यूटिलाइजेशन करता है। रिडक्शन इन कॉस्ट, सो कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट, मतलब कॉस्ट को बचाना एक तरीके का इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्योंकि बीपीओ नॉट ओनली हेल्प टू रिड्यूसिंग कॉस्ट बट ऑल्सो increase productivity and increase revenue of the company as well. Improve human resources, तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इम्प्रूव कैसे? उनकी एबिलिटी को बढ़ाया जाता है ताकि वो स्किल्ड और ट्रेंड मैन पावर बने, ताकि वो लो रेट पे काम कर सके। अब आप देखो बहुत सारी बीपीओ कंपनी है जहाँ पे एक बहुत इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन करने वाला बंदा लो सैलरी पे काम करता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है टू फॉर इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ बीपीओ, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। वेंडर्स और क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइम जोन, अब यहाँ अगर फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है या जो वेंडर है वो अगर दूसरी कंट्री का हुआ, यानी कि अमेरिका इसी कंट्री का हुआ, जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस है, तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि अगर उसको कम्युनिकेट करना है या तो उसको दिन में जागना पड़ेगा, इसको रात में जागना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों का टाइम जोन मैच ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। अब कम्युनिकेशन एरर होने की वजह से या टाइम डिफरेंस होने की वजह से एक तरीके का इरिटेशन लेवल क्रिएट होता है, जिससे कंट्रोल जो उनका कंट्रोल है वो लॉस होता है। नेक्स्ट इज नॉलेज प्रोसेस और आउटसोर्सिंग, यहाँ पे नॉलेज बेस्ड यानी कि इंफॉर्मेशन बेस्ड रिलेटेड चीजें होती है। अब कोई बंदा अगर कह सकते हो सीईओ है तो उसको इतनी एबिलिटी है, कोई बंदा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो उतना नॉलेजेबल और इंफॉर्मेशन वाला बंदा होगा जो थर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कराएगा। So KPO is a subset of BPO in which the outsource provides services is hired not only for its capacity to perform particular business process or function but also to provide expertise around it. अब उसके बिजनेस को चलाने के साथ साथ उसमें एक्सपर्टीज भी देखी जाती है कि भाई कभी कोई सब प्रॉब्लम आया तो उस टाइम पे वो उसके पास एक बढ़िया सॉल्यूशन हो जिससे वो उस सिचुएशन को टैकल कर सके। सो केपीओ इज अलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई रिस्क टास्क to an outside organization or different group
यूजुअली इन अ डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कह सकते हैं कर्नाटका हो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करा जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में ऑर्गेनाइजेशन भी अवेलेबल मिलते हैं. So KPO is a subset of BPO, and KPO involve outsource of core function which may not give cost benefit but to the parents company but surely help in value addition. अब यहाँ पे KPO देखो, अब आपने क्या दोनों में डिफरेंस देखा कि BPO जो है वो कॉस्ट रिडक्शन में हेल्पफुल होता है, लेकिन जो KPO है वो समहाउ कॉस्ट तो कम नहीं कर पाता है, बट जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है या उसकी जो गुडविल है उसको इम्प्रूव करने का काम कौन करता है? केपीओ करता है, क्योंकि मार्केट में अगर रेपुटेशन अच्छी है तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं. So KPO is the outsourcing of core information related to the business activity which are competitively important or form integral part of company value chain. अब इसकी मीनिंग की बात कर, डेफिनेशन जो है काफी इजी डेफिनेशन, आप भी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से. मीनिंग की बात करें तो केपी इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क इज कैरिड आउट और by workers in a different company or by different subsidiary of the same organization. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट कंपनी में ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है. तो यहाँ पे स्पेशलाइज एक्सपर्टीज के द्वारा ही काम होता है, चाहे वो कोर एक्टिविटी हो चाहे नॉन कोर एक्टिविटी हो. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कॉस्ट रिडक्शन जितना पॉसिबल होता है वो क्लाइंट से लेता है, ताकि वो चाहे वो प्रोफेशनल सर्विस देने वाला हो और वो कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस होती है, जितना कॉस्ट उतना काम. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉय फ्रॉम केपीओ सर्विस प्रोवाइडर. यहाँ पे ये नहीं है कि जो अनस्किल्ड है उनको भी हायर किया, यहाँ पे स्किल्ड पर्सन को ही या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को ही हायर किया जाएगा. थर्ड है हाई एंड सर्विस आर प्रोवाइड एट अ लोअर कॉस्ट, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर कंपनी. तो जो हाई एंड सर्विस प्रोवाइड होती है वो काफी लो कॉस्ट पे होती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, जिससे कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है. देन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है किसमें? एचआरएम पे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और टाइम पे. डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो सिक्योरिटी रिलेटेड है. देन दूसरा है एम्प्लॉय का कैरेक्टर नहीं पता है, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है वो भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से भी एक तरीके का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट इज KPO is time consuming and cannot provide a quick fix to the company seeking immediate result. तो KPO जो है वो काफी टाइम कंज्यूम है, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दे सकता है, लेकिन आपको जब भी रिजल्ट देगा वो बहुत ही बेस्ट वे में रिजल्ट देगा. सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो ड्यू टू लीगल इशू. लैंग्वेज रिलेटेड कल्चरल बैरियर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है. तो एलपीओ क्या है? ये लीगल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफरिंग एडवाइस. ये कंपनी को जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है ना, तो वो तरीके का काम यहाँ पे होता है. जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यूएस और यूरोप outsource legal work to India when it can be performed at a significant decreased cost. तो यहाँ पे बाय लॉ किस तरीके से अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से चीजें बेटर कर सकते हैं, एक तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एलपीओ में. तो बेसिकली एलपीओ क्या है? एक तरीके का लॉ फर्म है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की, मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाता है. तो जो एलपीओ है वो हाई एंड इंडस्ट्री है जो काफी ग्रोल हो रही है, क्योंकि आज के टाइम में आप छोटे से फर्म में जाओगे ना तो वहां पे भी आपको उसका एक सेपरेट लीगल जो है लीगल जो स्टेटस है वो मिलेगा कि ये बंदा यहाँ, मतलब जो भी चीजें है वो लीगली चीजें की जाती है. उसका एक पर्सनल एडवाइजर होगा, उसका एक लॉयर होगा, उसका एक सीए होगा. सो एलपी इज अपैरेंटली अ मीडिया इन्वेंशन derived from BPO
but to the extent that word process suggests standardization, commoditize, easy to replicate tasks that can be performed without a lot of education. जो भी चीज़ है without information या बिना एजुकेशन के प्रोवाइड की जाती है, एलपीओ से रिड्यूस कराता है। सॉरी। मीनिंग हमने देखा। मीनिंग की बात करते हैं तो लीगल आउटसोर्सिंग क्या करता है, हैज गेन ट्रेमेंडियस ग्रोथ इन द few past year in India. It achieved success by producing service such as document review. अभी आपको छोटा सा शॉप भी खरीदना है, उसका भी डॉक्यूमेंट आप रिव्यू करवाते हो एक लॉयर के पास जाके। लीगल रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम, राइटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ ब्रीफिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है चीज़ें की जाती है बाय एलपीओ, लीगल टर्म। एडवांटेज की बात करें, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज है कि लीगल फंक्शन जो है कॉस्ट सेव करता है। अब आप सीए के पास क्यों जाते हो अपना टैक्स बचाने के लिए, तो ये कॉस्ट सेव करता है। दूसरा, आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू access high level talent and niche expertise but does not exist within the firm. थर्ड क्या है, employing a combination of a house external talent allow firm and organization to tailor their liability to response workload and client demand, flexibility, staff reducing। ये जो चीज़ देखो, अब बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग एथिकल क्या है, किस तरीके से एथिकली काम कर सकते हैं, या अगर एक ये प्रॉब्लम आ जाती है तो लॉ के अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, एलपीओ में होती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम। अब सपोज दो, उसके पास ये फर्म, ए फर्म भी है, बी भी है, और ए फर्म भी उसके साथ, मतलब ए फर्म के साथ भी वो काम करना चाहता है, बी के साथ भी वो काम करना चाहता है। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी कभी-कभी खो जाती है, वो इससे भी उसकी शेयर करता है, उसके भी इससे शेयर करता है, तो ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। या डॉक्यूमेंट को उसने हेर फेर कर दिया। नेक्स्ट है, देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेप्थ नॉलेज। अब उसे नॉलेज ही नहीं है, आपको हैवी कुछ भी बता के चला गया और आपने कुछ अलग कर दिया तो उससे आपको लॉस हो गया। तो डेप्थ नॉलेज होना जो बहुत जरूरी है, तो एक ये भी है। then next there will be a problem of cultural language barrier, या ये भी सारी चीजें। अभी सपोज एग्जांपल, कोई बंदा साउथ से है, कर्नाटका से है, या कह सकते हैं आप बेंगलुरु से है, वो आपके कंपनी की लीगल टर्म को देख रहा है, बट सपोज वो किसी ओडिया इंसान से मिल गया, उसको इंग्लिश नहीं आती है, उस टाइम पे लैंग्वेज बैरियर होती है। या कोई इंडिया का बंदा, वो अफ्रीकन टीम से बात कर रहा है, वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती, अफ्रीका ही आती है, चाइनीज हो गया, तो यहाँ पे कल्चरल लैंग्वेज बैरियर होता है। सो LPO also get affected by geographical hurdles between firm and client। geographical hurdles का मतलब क्या होता है, कंट्री वाइज भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने मिलती है, स्टेट वाइज भी देखने मिलती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितना उसके हो सके चैप्टर को पढ़िए, पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करें। थैंक यू सो मच।